नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे मूवल की बुक EORO के लिए नगर पालिका अधिनियम 2009 की। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा इसमें संवैधानिक प्रावधान एवं कानूनों का परिचय। तो इसके जो इम्पोर्टेंट परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, संवैधानिक प्रावधान एवं कानूनों का परिचय। तो इसमें पहला प्रश्न है, नगरीय संस्थाओं के गठन के बारे में सही सुमेलित बताना है। कौन सा है इनमें से? फर्स्ट है मद्रास नगर निगम 1687, कलकत्ता नगर पालिका 1726, बम्बई नगर पालिका 1761 और मद्रास नगर पालिका 1726। तो इसके अंदर सुमेलित करना है 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4 या 1 3 4। तो इसमें जो सही सुमेलित है नगरीय संस्थाओं के गठन के बारे में, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 1 2 और 4। ठीक है, तो 1 2 और 4 इसके अंदर सही है, नगरीय संस्थाओं के गठन के बारे में सही कथन। ठीक है, राजस्थान की नगर पालिका का गठन कब किया गया? तो राजस्थान की नगर पालिका का गठन किया गया था 1864 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 1864 में। ठीक है, तो राजस्थान की प्रथम नगर पालिका का गठन कब किया गया था? 1864 में। नेक्स्ट है, राज्य की प्रथम नगर पालिका का गठन कहाँ किया गया? पहली जो है नगर पालिका का गठन कहाँ पर किया गया था राज्य की? तो ये किया गया था माउंट आबू में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, माउंट आबू। नेक्स्ट है, स्थानीय शासन का मैग्ना कार्ट किसको कहा जाता है? स्थानीय शासन का मैग्ना कार्ट ये कहा जाता है रिपन प्रस्ताव को। किसको कहा जाता है? रिपन प्रस्ताव को। तो रिपन प्रस्ताव को कहा जाता है स्थानीय शासन का मैग्ना कार्ट। निम्नांकित आयोग एवं प्रस्तावों को उनके गठन के आधार पर प्राथमिकता से रखिए। रॉयल कमीशन, रियन प्रस्ताव और मेयो प्रस्ताव। तो इनको क्रम के बारे में, क्रम गठन के आधार पर प्राथमिकता से लिखना है कि पहले किसका गठन हुआ, उसके बाद में किसका हुआ और उसके बाद में किसका हुआ। तो इस आधार पर अपने को व्यवस्थित करना है इनको। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 3 2 1। पहले घटित हुआ मेयो प्रस्ताव, उसके बाद में हुआ रियन प्रस्ताव और उसके बाद में हुआ रॉयल प्रस्ताव। तो ये याद रखिए, सबसे पहले हुआ मेयो, फिर हुआ रियन प्रस्ताव और उसके बाद हुआ रॉयल प्रस्ताव, रॉयल कमीशन। नेक्स्ट है, सही सुमेलित बताना है। कौन सा है? मेयो प्रस्ताव वित्तीय विकेंद्रीकरण, रिपन प्रस्ताव लोकतांत्रिक प्रक्रिया और होबल हाउस प्रस्ताव स्थानीय निकायों को प्रांतों को सौंपना। तो इसमें से कौन कौन से सही सुमेलित है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से सही सुमेलित बताने हैं। तो इसके अंदर तीनों ही ऑप्शन जो है सही सुमेलित है। ठीक है, 1 2 और 3। मेयो प्रस्ताव किससे संबंधित है? वित्तीय विकेंद्रीकरण से। रिपन प्रस्ताव है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संबंधित और होबल हाउस प्रस्ताव संबंधित है स्थानीय निकायों को प्रांतों को सौंपने से संबंधित। नेक्स्ट है, रॉयल कमीशन 1907 की सिफारिश पर स्थानीय निकायों को प्रांतों को कब सौंपा गया? तो कब सौंपा गया था स्थानीय निकायों को प्रांतों को? तो ये सौंपा गया था भारत शासन अधिनियम 1919 में। कब सौंपा गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत रॉयल कमीशन 1907 की सिफारिश पर स्थानीय निकायों को किसको सौंपा गया था? प्रांतों को सौंपा गया था। कौन से अधिनियम के अंतर्गत? भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी। प्रांतों को किस कानून या सुधार के अंतर्गत स्वायत्तता दी गई थी? तो इनको दी गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दी गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, कस्बा क्षेत्र समिति टाउन एरिया कमेटी के बारे में सही कथन बताना है। कौन सा है? तो फर्स्ट है इसमें, यह समिति ऐसे गांव में गठित की जाती थी जो शहर बनने की ओर अग्रसर है। टाउन एरिया कमेटी की बात हो रही है, तो इसके बारे में सही कथन बताने हैं।
तो ऐसे गांव में गठित की जाती थी जो शहर बनने की ओर अग्रसर है, तो सही है ये। टाउन एरिया कमेटी इसी के लिए थी। इस समिति के अध्यक्ष जिला प्रमुख होते थे, ये गलत है। इसके बाद में समिति के जो सभी सदस्य है इनको निर्वाचन से चुना जाता था, तो इनको निर्वाचन से नहीं चुना जाता था। और समिति का उद्देश्य कस्बे की विकास योजनाएं तैयार करके उनको क्रियान्वित कराता था। तो समिति का उद्देश्य क्या था? कस्बे की विकास योजनाएं तैयार करके उनको क्रियान्वित करवाना। तो ये चौथा भी सही है। तो 1 और 4 इसके अंदर सही है टाउन एरिया कमेटी के बारे में। नेक्स्ट है अधिसूचित क्षेत्र समिति यानी नोटिफाइड एरिया कमेटी के बारे में सही बताना है, कौन सा है कथन। तो इसके अंदर है समिति का गठन राज्य सरकार कानून बनाकर राजपत्र में अधिसूचित कर देती थी। ठीक है, तो ये सही नहीं है। यह समिति पर्यटन एवं औद्योगिक क्षेत्र दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों के अंदर गठित की गई थी। तो अधिसूचित क्षेत्र समिति नोटिफाइड एरिया कमेटी के बारे में सही कथन कौन सा है? तो केवल दूसरा कथन सही है। यह समिति जो थी वो पर्यटन एवं औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों के अंदर गठित की गई थी। छावनी बोर्डों के बारे में सही कथन बताना है, कौन सा है? तो छावनी बोर्ड जो है इनका गठन सैन्य क्षेत्रों में कानूनी निकाय के रूप में किया गया था। ठीक है, तो सैन्य क्षेत्रों में किया गया था और कानूनी निकाय के रूप में किया गया था, तो ये सही है। छावनी बोर्डों के प्रशासन का निर्वाचन सैन्य क्षेत्र में निवास कर रही आबादी के द्वारा किया जाता था, तो ये गलत है, इसके द्वारा नहीं किया जाता था। छावनी बोर्ड मुख्यतः मिलिट्री अफसरों के द्वारा संचालित होता है, तो ये भी गलत है। तो केवल एक सही है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 1। एकल उद्देश्य अभिकरण है, ठीक है, जयपुर विकास प्राधिकरण है या नगर विकास न्यास है, आवासन बोर्ड है या बनास परियोजना है। तो एकल उद्देश्य अभिकरण कौन सा है? तो एकल उद्देश्य अभिकरण है जयपुर विकास प्राधिकरण, इसके बाद में है नगर विकास न्यास और एक है आवासन बोर्ड। तो ये तीनों जो है ये क्या है? एकल उद्देश्य अभिकरण। तो 3 हो जाएंगे, 1, 2 और 3। नगरीय निकायों के संदर्भ में संविधान में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? नगरीय निकायों के संबंध में जो संविधान के अंदर प्रयुक्त किया गया शब्द है वो कौन सा है? तो वो शब्द है स्थानीय स्वशासन। कौन सा शब्द है? स्थानीय स्वशासन। अगला है केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद के बारे में सही कथन बताना है। केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद के बारे में सही कथन कौन सा है? तो इस परिषद का गठन 1954 के अंदर राष्ट्रपति के आदेश से किया गया था। परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय शहरी विकास मंत्री होते हैं, ये भी सही है। 1958 से यह परिषद शहरी और ग्रामीण दोनों के विकास के लिए सलाह प्रदान करता है, तो दोनों के लिए नहीं करता है। यह परिषद एक संवैधानिक निकाय है। तो 1, 2 और 4 इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है संवैधानिक प्रावधानों में सही सुमेलित बताना है, कौन सा है? भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल आते हैं 243 से लेके 243 ओ तक। ठीक है, तो सही सुमेलित बताना है, तो भाग 9 के अंदर है, सही है ये। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भाग 9 के अंदर क्या आते हैं? पंचायती राज आती है, जिसमें आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 केवल इसका सही है। 9A सहकारी व्यवस्था, ये गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, तो केवल इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। संवैधानिक परिभाषाओं में सही सुमेलित बताना है, कौन सा है? संवैधानिक परिभाषाओं में सही सुमेलित कौन सा है? तो म्यूनिसिपल जो है म्यूनिसिपल नगरीय क्षेत्र, म्यूनिसिपल पंचायत गांव से शहर बनने वाला क्षेत्र, म्यूनिसिपल काउंसिल नगरीय क्षेत्र का निम्नतम स्तर। तो संवैधानिक परिभाषाओं में सही सुमेलित कौन सा है? तो ये सारे सही है इसके अंदर। ठीक है, तो म्यूनिसिपल नगरीय क्षेत्र के अंदर आता है, म्यूनिसिपल पंचायत गांव से शहर बनने वाला, और म्यूनिसिपल काउंसिल होता है नगरीय क्षेत्र का निम्नतम स्तर। सुमेलित करना है आर्टिकल और विषय। तो आर्टिकल दिया गया है आपको 242Q, 242S, 242R और 242T। तो इसके अंदर आपको सही सुमेलित करना है। तो
इसके अंदर सही सम्मिलित बताना है कौन सा है। तो इसके अंदर है 242 क्यू के अंदर आता है नगर पालिकाओं का गठन। क्या आता है? नगर पालिकाओं का गठन। इसके बाद में अनुच्छेद है 242 क्यू। 242 क्यू के अंदर आता है वार्ड सभा 242 क्यू के अंदर आता है नगर पालिकाओं का गठन। 242 एस के अंतर्गत आता है वार्ड सभा का गठन। इसके बाद में 242 आर के अंतर्गत आता है नगर पालिकाओं की संरचना। और 242 टी के अंदर आता है आरक्षण व्यवस्था। ठीक है, तो ऐसे याद रख लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है संवैधानिकता के आधार पर सही सम्मिलित कौन सा है। सही सम्मिलित बताना है कौन कौन से हैं। तो कस्बा क्षेत्र आते हैं नगर पालिका के अंदर, छोटा शहर आता है नगर परिषद के अंदर, और बड़ा शहर आता है नगर निगम के अंदर। तो कौन सा सही है? तो इसके अंदर दोनों सही है, 2 और 3। छोटा शहर आता है नगर परिषद के अंदर और बड़ा शहर आता है किसके अंदर? ये आता है नगर निगम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान नगर पालिका कानून के तहत गठित त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन सी है? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था बतानी है कौन सी है। तो इसके अंदर है नगर बोर्ड, ठीक है, नगर बोर्ड, नगर पालिका और नगर निगम। ठीक है, कौन कौन से हैं? नगर बोर्ड, नगर पालिका और नगर निगम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2, 3 और 5। नेक्स्ट है सुमेलित करना है जनसंख्या और नगरीय निकाय। तो जनसंख्या 5,000 से लेके 2,50,000 2,50,000 तक नगर निगम, मतलब इधर तो दी गई है जनसंख्या और इधर दिए गए नगरीय निकाय। तो 25,000 से लेके 1 लाख तक, फिर 1 लाख से लेके 5 लाख तक और 5 लाख से अधिक। तो इधर दिए गए नगरीय निकाय नगर निगम, नगर पालिका सेकेंड, फर्स्ट और नगर पालिका 4। तो इनको सुमेलित करना है, मैच करना है। तो पहले में हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है, तो पहले में 4 हो जाएगा, ये है नगर पालिका 4th, ठीक है। 5,000 से अगर 2.5 लाख तक की जनसंख्या है तो उसको कहते हैं नगर पालिका 4। इसके बाद में है 25,000 से अगर 1 लाख तक की जनसंख्या है, ठीक है, 25,000 से लेके 1 लाख तक की जनसंख्या है, इसको बोलते हैं नगर पालिका 3rd, ठीक है। इसके बाद में बोलते हैं 1 लाख से लेके 5 लाख तक, ठीक है, 5 लाख तक की जब जनसंख्या होगी तो इसको बोलेंगे नगर पालिका 2nd। और 5 लाख से अधिक अगर जनसंख्या होगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे? नगर निगम, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य में नगर परिषद कौन सी श्रेणी की नगर पालिका को कहा जाता है? नगर निगम जो है किस श्रेणी की नगर पालिका को कहा जाता है? नगर परिषद में कौन सी नगर श्रेणी की नगर पालिका को कहा जाता है? नगर परिषद, ठीक है, नगर परिषद कहा जाता है नगर पालिका 2nd को, ठीक है, नगर पालिका 2nd को ही क्या कहा जाता है? नगर परिषद। अगला है सही सम्मिलित करना है नगरीय संस्था और प्रशासनिक अधिकारी। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम और छावनी बोर्ड, और इधर दिए गए हैं अधिशासी अधिकारी, आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रशासक। तो इसके अंदर जो सामने दिए हैं वही सही है। नगर पालिका का अधिकारी होता है अधिशासी अधिकारी, नगर परिषद का रहता है आयुक्त, इसके बाद में नगर निगम का होता है मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी कार्यकारी अधिकारी, और छावनी बोर्ड का होता है प्रशासक। अगला है नगरीय निकायों के निर्वाचन के बारे में सही कथन बताना है कौन सा है? नगरीय निकायों के निर्वाचन के बारे में सही कथन कौन सा है? तो नगरीय निकायों के 3 स्तरीय पार्षदों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि के द्वारा किया जाता है, ये सही है। नगरीय निकायों के निर्वाचन के बारे में प्रश्न है ये। और दूसरा है त्रिस्तरीय निकायों के सभी अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है, ठीक है। तो पार्षदों का चुनाव तो होगा प्रत्यक्ष विधि से और अध्यक्षों का चुनाव होगा अप्रत्यक्ष विधि से, तो 1 और 2 इसमें सही है, ठीक है।
तीसरा है नगरीय निकायों का जो चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा करवाया जाता है, तो ये गलत है। तो 1 और 2 इसके अंदर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है सही कथन बताना है। भारतीय संविधान में ग्राम सभा एवं वार्ड सभा दोनों के गठन का प्रावधान किया गया है। जहां ग्राम सभा प्रत्येक ग्राम पंचायत के वयस्क मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों की संस्था है, वहां वार्ड सभा शहरी क्षेत्रों के वार्डों के सभी व्यक्तियों से मिलकर बनी है। तो सही कथन बताना है दोनों में से। तो 1 और 2 दोनों सही है इसमें, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा इसका कि भारतीय संविधान में ग्राम सभा तथा वार्ड सभा दोनों के गठन का प्रावधान किया गया है। और जहां ग्राम सभा जो है प्रत्येक ग्राम सभा के वयस्क मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या है, और वार्ड सभा क्या है, शहरी क्षेत्र में वार्डों के सभी व्यक्तियों से मिलकर बनी होती है। अगला है वार्ड सभा के बारे में सही तथ्य बताना है, कौन सा है। तो संविधान में वार्ड सभा का गठन केवल उन शहरों में किए जाने का उल्लेख है जिनकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक है। वार्ड सभा में वार्ड के सभी वयस्क व्यक्ति जिनका मतदान सूची में नाम दर्ज है वे सदस्य होते हैं। तीसरा है वार्ड सभा की अध्यक्षता शहर के मेयर के द्वारा की जाती है। और चौथा है वार्ड सभा के लिए कम से कम 10% सदस्यों का कोरम होना जरूरी है। तो इसके अंदर कौन कौन से सही कथन है। तो इसके अंदर सही कथनों की बात करें तो 1, 2 और 4 इसके अंदर सही है कि संविधान में वार्ड सभा का गठन उन क्षेत्रों में किए जाने का उल्लेख है जिनकी संख्या कितने लाख से अधिक है, 3 लाख से अधिक है, तो वहीं पर वार्ड सभा का गठन होगा। वार्ड सभा में वार्ड के सभी वयस्क व्यक्ति जिनका मतदान सूची में नाम दर्ज है उसके सदस्य होते हैं। और एक चौथा है वार्ड सभा के लिए कम से कम 10% जो सदस्य है उनका कोरम होना आवश्यक है। अगला है नगरीय निकायों के आरक्षण व्यवस्था के बारे में सही तथ्य बताना है, कौन सा है कि संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीटों में आरक्षण तथा वार्ड पार्षदों की सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया है। और दूसरा है नगरीय निकायों के अध्यक्षों और वार्ड पार्षदों की सीटों का बंटवारा चक्रानुक्रम पद्धति से किया जाता है। तो आरक्षण व्यवस्था के बारे में सही कथन बताना है, कौन सा है। तो केवल 2 इसके अंदर सही है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, कि नगरीय निकायों के अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षदों की जो सीटों का बंटवारा है वो किसके द्वारा किया जाता है, चक्रानुक्रम पद्धति के अनुसार किया जाता है। किसके अनुसार किया जाता है, चक्रानुक्रम पद्धति से किया जाता है। अगला है नगरीय निकायों के पदाधिकारियों का कार्यकाल कितना होता है। नगरीय निकायों के पदाधिकारियों का कार्यकाल बताना है। तो ये होता है 5 साल का, शपथ तारीख से लेके कितने साल का, 5 साल का। नेक्स्ट है नगरीय निकायों का कार्यों का उल्लेख कौन सी अनुसूची के अंदर है, ठीक है। तो नगर निकायों के कार्यों का उल्लेख है 12वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में है, 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है संविधान में नगरीय निकायों के कितने कार्य अधिसूचित है। तो कितने कार्य अधिसूचित है संविधान के अंदर नगरीय निकायों के, ठीक है। तो ये है 18 कार्य। कितने कार्य है, 18 कार्य। अगला है संविधान में निहित नगरीय निकायों के कार्य है। तो नगरीय निकायों के क्या क्या कार्य है वो बताने हैं। नगरीय नियोजन करना, भू उपयोग का नियमन करना, जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन करना, इलेक्ट्रॉनिक सौदा गृह की व्यवस्था करना। तो इसमें से सही जो है कौन कौन से कार्य है, तो चारों है इसके अंदर कार्य। नगरीय नियोजन करना भी इसका कार्य है नगरीय निकाय का, भू उपयोग का नियमन करना भी इसका कार्य है, जन्म मृत्यु का विवाह का पंजीकरण करना भी कार्य है, और इलेक्ट्रॉनिक सौदा गृह की व्यवस्था करना भी इसका कार्य है। अगला है इनमें से कौन सी नगरीय निकायों की आय है। आय कौन कौन सी है, नगरीय निकाय जो आय करती है वो कौन कौन से स्रोत से करती है। शहरी विकास दर, गृह कर, भूमि कर, नियोजन कर और मंडी कर। तो कौन कौन सी आय का स्रोत है, तो इसके अंदर मंडी कर नहीं है, बाकी चारों है, ठीक है। नगरीय शहरी विकास कर भी है, गृह कर भी है, भूमि कर भी है और नियोजन कर भी है। तो 1, 2, 3 और 4 इसके अंदर सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है नगरीय निकायों की आय के स्रोत हो सकते हैं। कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं नगरीय निकायों की आय के। तो स्थानीय सीमा में निहित कर, गैर कर जैसे फीस, जुर्माना आदि, केंद्रीय एवं राज्य अनुदान और उधार एवं ऋण से प्राप्त आय। तो ये 4 जो है ये आय के स्रोत हो सकते हैं किसके, नगरीय निकाय के। अगला है सुमेलित करना है कि
नगरीय आय के स्रोत इधर दे रखे हैं, राज्य वित्त आयोग, नगरीय लेखाओं की ऑडिट और राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो इसमें सुमेलित करना है हमको। तो ये जो सभी है वो आर्टिकल 243 के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा इस हिसाब से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नगरीय आय के स्रोत भी 243 में है, राज्य वित्त आयोग भी है, फिर नगरीय लेखाओं की ऑडिट और राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, नेक्स्ट है जिला नियोजन समिति के बारे में सही तथ्य कौन सा है। जिला नियोजन समिति के बारे में सही कथन बताना है, कौन सा है। ये एक संवैधानिक संस्था है, इसका गठन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जाता है। समिति के 75% सदस्य पंचायतों से और 25% सदस्य नगरों से चुने जाते हैं। यह जिले के समेकित विकास के लिए योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्माण, अनुमोदन और क्रियान्वयन करती है। तो जिला नियोजन समिति के बारे में सही कथन बताने कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर 1 और 4 सही है। यह एक संवैधानिक संस्था है और यह जिले के समेकित विकास के लिए योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्माण, इसके अलावा अनुमोदन और क्रियान्वयन करती है। अगला है जिला नियोजन समिति के सदस्यों के बारे में सही कथन बताना है। जिला नियोजन समिति जो होती है उसके सदस्यों के बारे में सही कथन। तो समिति के सदस्य अंशतः मनोनीत और अंशतः निर्वाचित होते हैं। सदस्यों का मनोनयन जो है जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। समिति के सदस्यों का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष विधि से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत पंचायतों एवं नगरीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। तो इसके अंदर सही है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है महानगर नियोजन समिति के बारे में सत्य कथन बताना है, कौन सा है। महानगर नियोजन समिति के बारे में सही कथन। तो ये समिति एक कानूनी संस्था है, तो ये तो गलत है। इसका गठन जो है महानगरों से निर्वाचित पार्षदों और पंचायतों के सदस्यों में से 67:33 के अनुपात में किया जाता है और इसका उद्देश्य महानगर के विकास के लिए योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना है। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा इसमें सही है। महानगर नियोजन समिति एक कानूनी संस्था नहीं है। अगला है राजस्थान में नगर पालिका कानून कब बनाया गया था। नगर पालिका कानून कब बनाया गया था राजस्थान के अंदर, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो नगर पालिका कानून बना था 1994 में। कब बना था? 1994 में। राज्य में नगर पालिका कानून कब से लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1 जून 1994 से। तो ये भी याद रख लीजिए, 1 जून 1994 से। नेक्स्ट है नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद अनिवार्यतः क्या प्रावधान हुए थे। तो नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद क्या क्या जो है प्रावधान किए गए थे। तो नियमित और निर्धारित समय पर चुनाव होगा, ये किया गया था एक तो प्रावधान। इसके बाद में है सीटों में संविधान एवं जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था होगी, तो ये भी किया गया था प्रावधान। और एक किया गया था कि राज्यों के द्वारा नगरीय निकायों की शक्तियों का हस्तांतरण किया जाना। तो ये तीनों सही है इसके अंदर। नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद प्रावधान जो लागू हुए वो 3 है, नियमित और निर्धारित समय पर चुनाव। इसके बाद में है सीटों में जनसंख्या संविधान एवं जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था होना और राज्य द्वारा नगरीय निकायों को शक्तियों का हस्तांतरण किया जाना। तो 1, 2 और 3 इसके सही उत्तर है। नेक्स्ट है राज्य में कुल नगरीय निकाय है, कितनी नगरीय निकाय है राज्य के अंदर। तो राज्य के अंदर है 1, ठीक है, कितनी निकाय है तो 196 नगरीय निकाय है राज्य के अंदर। कितनी नगरीय निकाय है? 196। अगला है राज्य में वर्तमान में कितनी नगर निगमें हैं। वर्तमान की बात करें तो कितनी नगर निगम है राजस्थान के राज्य के अंदर, ठीक है। तो वर्तमान की बात करें तो 10 नगर निगम है। राज्य के किस शहर में 2 नगर निगम स्थापित नहीं है। 2 नगर निगम जिसके अंदर नहीं है वो बताना है। तो अजमेर है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है। तो अजमेर के अंदर एक ही नगर निगम है, तो जयपुर में भी 2 है, जोधपुर और कोटा में भी 2 है। राज्य में कितनी नगर परिषद है ये बताना है। तो ये डाटा भी ध्यान रखना है आपको, कितनी नगर परिषद है। तो 34 नगर परिषद है राज्य के अंदर। कितनी नगर परिषद है? 34 है।
नेक्स्ट है राजस्थान में कितनी नगर पालिकाएँ हैं, ये भी बतानी है। तो 152 नगर पालिकाएँ हैं राज्य के अंदर। कितनी नगर पालिकाएँ हैं? 152 नगर पालिकाएँ। नेक्स्ट है स्मार्ट राज प्रोजेक्ट है। तो राजस्थान में राजस्वान प्रोजेक्ट, शहरी निकायों में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना या उपयुक्त सभी। तो स्मार्ट राज प्रोजेक्ट क्या है? तो स्मार्ट राज प्रोजेक्ट है शहरी निकायों के अंदर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। क्या है? शहरी निकायों के अंदर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है RUIDP का पूरा फुल फॉर्म बताना है। क्या है इसका? RUIDP का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म है राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट। क्या है? राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट, RUIDP। अगला है RUIDP जॉइंट वेंचर है। किस किस का जॉइंट वेंचर है RUIDP? तो ये है राजस्थान सरकार, भारत सरकार और एशियाई डेवलपमेंट बैंक का। किसका है? राजस्थान सरकार, भारत सरकार और ADB का। अब बात करते हैं RUIDP राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1998 में। कब गठन हुआ था? 1998 में इसका गठन हुआ था। RUIDP का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों का समेकित विकास करना या बढ़ती शहरी जनसंख्या के लिए बुनियादी सेवाएं प्रदान करना, या शहरी क्षेत्रों में पेयजल सुविधा प्रदान करना, या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास करना। तो इसके अंदर है बढ़ती शहरी जनसंख्या के लिए बुनियादी सेवाएं प्रदान करना। क्या है इसका उद्देश्य? बढ़ती शहरी जनसंख्या के लिए बुनियादी सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट है रूढ़ सिक्कों के बारे में सही कथन है। रूढ़ सिक्कों का गठन 2004 में सहकारी संस्था के रूप में किया गया। 2015 में इसी का नाम RUIFDCO से बदलकर RUDSICO कर दिया गया। या रूढ़ सिक्कों शहरी क्षेत्रों में पेयजल और सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा प्रदान करती है। तो सही कथन बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसका सही है कि रूढ़ सिक्कों जो है शहरी क्षेत्रों में पेयजल और सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा प्रदान करती है, और इसका नाम जो है 2015 में बदलकर क्या कर दिया गया? रूढ़ RUIFDCO से बदलकर RUDSICO कर दिया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड NCRPB के बारे में सही कथन बताना है। NCRPB के बारे में सही कथन। इसका गठन 1985 में एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में किया गया। इसका अध्यक्ष केंद्रीय शहरी विकास मंत्री होते हैं। इसका उद्देश्य राजधानी के आसपास आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करना, बुनियादी ढांचों का विकास करना तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऋण सुविधा देना, ताकि राजधानी में अप्रवासन को कम किया जा सके। तो इसके अंदर सही कथन बताना है। तो तीनों सही है इसके अंदर। ठीक है। NCRPB का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड। ठीक है। तो 1985 में इसका गठन किया गया था, और अध्यक्ष जो होता है इसका केंद्रीय शहरी विकास मंत्री होता है। नेक्स्ट है NCRPB एक्ट कब पारित किया गया? NCRPB एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1985 में। NCR क्षेत्र में देश के कितने जिलों को शामिल किया गया है? NCR क्षेत्र के अंदर जो देश है उसके कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो 19 जिलों को शामिल किया गया है NCR क्षेत्र के अंदर। कितने जिलों को? 19 जिलों को। NCR क्षेत्र में देश के कितने जिलों को शामिल किया गया है? सेम है। तो ये किया गया है 19 जिलों को। अगला है राजस्थान में NCR के में शामिल जिले कौन कौन से हैं? नेशनल कैपिटल रीजन, इसके अंदर शामिल जिले कौन कौन से हैं? अलवर, भरतपुर, करौली और दौसा। तो कौन कौन से जिले हैं? तो ये है अलवर और भरतपुर, 2 जिले हैं अलवर और भरतपुर। पंचम राज्य वित्त आयोग के फॉर्मूले के तहत नगरीय निकायों को अनुदान राशि वितरण का फॉर्मूला क्या है? पांचवी जो राज्य वित्त आयोग का फॉर्मूला क्या है जिसके तहत नगरीय निकायों को अनुदान राशि वितरण का फॉर्मूला क्या है? जनसंख्या के भारांश का 75%, क्षेत्रफल का भार 15%, प्रति व्यक्ति आय का विचलन अनुपात 107%, या राजस्व वृद्धि दर 15%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। जनसंख्या के भार का 75% और
क्षेत्रफल के भार का 15%। इसके बाद में प्रति व्यक्ति आय के विचलन का अनुपात 107%। अगला है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राज्य के कितने जिले शामिल किए गए हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राज्य के कितने जिले शामिल किए गए हैं, तो 4 जिलों को शामिल किया गया है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। इनमें से कौन सा जिला स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं है, तो स्मार्ट सिटी में जयपुर है, कोटा भी है, उदयपुर भी है, जोधपुर शामिल नहीं है स्मार्ट सिटी के अंदर। कौन सा नहीं है, जोधपुर शामिल नहीं है। अगला है अमृत मिशन के तहत राज्य के कितने शहर शामिल हैं। अमृत मिशन के तहत तो राज्य के 29 शहर शामिल हैं अमृत मिशन के तहत। नेक्स्ट है यूनेस्को के 43वें सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है। यूनेस्को के 43वें सम्मेलन जो हुआ 2019 में, उसका आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया बाकू अजरबैजान के अंदर। ठीक है, कहाँ किया गया, बाकू के अंदर। यूनेस्को सम्मेलन में किस शहर के परकोटे को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो कौन से शहर के परकोटे के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जो है शामिल किया गया है यूनेस्को सम्मेलन के अंदर, तो ये है जयपुर का परकोटा। ठीक है, कौन सा है, जयपुर का परकोटा। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका कानून 2009 में नगरपालिका का अर्थ क्या है। ठीक है, नगर पालिका का अर्थ क्या है, राजस्थान नगरपालिका कानून 2009 के अंदर तो केवल नगर पालिका है, नगर परिषद और केवल नगर निगम तो सारे हैं ये। ठीक है, तो नगर पालिका का अर्थ है नगर पालिकाएं भी, नगर परिषद भी और नगर निगम भी। राजस्थान नगरपालिका कानून 2009 के संदर्भ में अधिभोगी से क्या तात्पर्य है। अधिभोगी से क्या तात्पर्य है, राजस्थान नगरपालिका कानून 2009 के संबंध में बताना है। तो इसके अंदर है ऐसा व्यक्ति जो भूमि या भवन का उपयोग करता है उसको क्या कहते हैं, अधिभोगी। नगर पालिकाओं के द्वारा इनमें से किसका प्रबंधन नहीं किया जाता, तो नगर पालिकाओं के द्वारा नहीं किया जाता प्रबंधन तो खतरनाक औद्योगिक कचरे का निस्तारण। ठीक है, इसका प्रबंधन नहीं किया जाता नगर पालिकाओं के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है राजस्थान लोकल फंड ऑडिट कानून किस वर्ष का है। राजस्थान लोकल फंड ऑडिट कानून कौन से वर्ष का है ये बताना है, तो ये है 1954 का। कब का है, 1954 का। नेक्स्ट है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूम किस वर्ष जारी किए गए। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूम किस वर्ष में जारी किए गए, तो ये किए गए थे 2008 के अंदर। कब किए गए थे, सॉलिड वेस्ट रूल्स 2008 के अंदर। तो ये था फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू फ्रेंड्स।